नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए शैक्षिक परिदृश्य की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है उसके अंतर्गत 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। लेवल 1 के लिए भी आपके ये पेपर है और लेवल 2 के लिए भी ये आपके पेपर बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। तो पूरे 40 प्रश्नों को हल करके जाइएगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का आपका रहेगा और प्रश्न को गलत करने पर नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। ठीक है, प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। तो शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज दिनांक 18/02/2023 का ये पहला वीडियो है। इसके बाद आपके विद्यालय विषय का भी वीडियो आएगा और उसके बाद में जो आपके अधीनस्थ बोर्ड ने एग्जाम करवाए थे 2022 में उसके किसी एक पेपर का हल भी आपको करवाया जाएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों। पहला प्रश्न है आपके सर्विस बुक में उल्लेख होता है किसका? विद्यालय रिकॉर्ड का, छात्र के रिकॉर्ड का, शिक्षक की सेवा का या इनमें से सभी का? तो देखो, सेवा पुस्तिका जिसको इंग्लिश में सर्विस बुक कहा जाता है और हिंदी में इसको कहते हैं सेवा पुस्तिका। गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद में एक सर्विस बुक बनवाई जाती है जिसमें जो शिक्षक होता है साथियों उसकी सेवा का रिकॉर्ड रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? सर्विस बुक में रखा जाता है। तो तीसरा विकल्प आपके पहले प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 2 है, शिविरा का पूरा नाम क्या है? शिविरा का पूरा नाम प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है। शिक्षा विभाग राजस्थान, शिक्षक विभाग राजस्थान, शिक्षा विभाग राज्य और इनमें से सभी। तो शिविरा का पूरा नाम आपको बताना है। देखो, शिविरा शिविरा का अगर हम पूरा नाम देखें तो शी से क्या बनता है? शिक्षा, वी से बनता है विभाग और रा से बनता है राजस्थान। शिक्षा विभाग राजस्थान, ये क्या है साथियों? शिविरा का पूरा नाम है। कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? फिर दूसरे प्रश्न में जो पहला विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में प्रथम विकल्प आपका आंसर है। तीसरा प्रश्न है आपके, अच्छा देखो, शिवरा का जो प्रकाशन है ये निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी देन है? कोठारी आयोग की देन है, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की देन है, प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की देन है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात की जा रही है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ होता है, इसका एक सामान्य अर्थ ये लिया जाता है कि जो गवर्नमेंट विद्यालय हैं उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उनकी आपूर्ति करना। और अगर हम बात करें तो ये कोठारी आयोग की देन नहीं है, ना ही प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की, बल्कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसकी देन माना जाता है साथियों? जो प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, इसी के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया गया था। तो तीसरा विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे साथियों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या है? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 75, 11 नवंबर 76, 11 नवंबर 77 या 11 नवंबर 1978? चौथे प्रश्न का आंसर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 4 में कौन से विकल्प का चुनाव करोगे? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना के बारे में चौथे प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। और साथियों इसका आंसर क्या रहेगा? आपके विकल्प नंबर 4, 11 नवंबर 1978 को ही राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी भाई? उदयपुर में की गई थी। ठीक है, याद रखना इसको, आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ विकल्प आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। पांचवें प्रश्न में क्या है? अच्छा, एससीईआरटी का मुख्य अधिकारी भी आपको याद रखना है कि निदेशक होता है और इसके टोटल विभागों की संख्या 6 है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कुल धाराओं की संख्या कितनी है? इसमें कुल 10 धाराएं हैं, 15 है, 20 है या 30 है? तो एसएमसी की कुल धाराएं पूछी गई है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की। और प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा? तो भाई विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल धाराओं की संख्या अगर देखें तो 10, 15 या 20 इसकी धाराएं नहीं है, बल्कि इसकी टोटल धाराएं कितनी है साथियों? 30। तो चौथा विकल्प जो है आपके पांचवें प्रश्न का सही आंसर है। एसएमसी की धाराएं याद रखना है, टोटल धाराओं की संख्या पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। तो बिल्कुल 30 आपका सही आंसर रहेगा साथियों। पांचवें प्रश्न में फोर्थ विकल्प आंसर है। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 4 सितंबर 1957, 4 अक्टूबर 1957, 4 नवंबर 1957 या 4 दिसंबर 1957 को? तो भाई 1957 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी।
लेकिन 1957 में कब की गई थी? छठे प्रश्न का आंसर बताइए साथियों, प्रश्न संख्या 6 में। आंसर क्या रहेगा आपके? जो चौथा विकल्प है, 4 दिसंबर 1957 को ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। देखो 149 वाला जो कोर्स है ना ऐप पर, इस पर लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए आज पूरे 150 प्रश्नों का मैराथन पेपर आने वाला है। तो ऐप पर बहुत ही शानदार तरीके से पूरे 150 प्रश्नों का ये पेपर अपलोड किया जाएगा 149 वाले कोर्स में। लेवल 1 के लिए अलग पेपर रहेगा और लेवल 2 के लिए अलग पेपर रहेगा साथियों। तो टेस्ट को ज़रूर अटेंड करिएगा। लास्ट समय में एग्ज़ाम पैटर्न पर बिल्कुल पेपर बनाया गया है। ये पेपर आपके लगभग यूँ मान के चलो 12 बजे से आज पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है? प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं। टेस्ट अपडेट करने के बाद उसकी सूचना मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा और यूट्यूब पे भी डाल दूँगा। ठीक? प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे साथियों। 7वां प्रश्न है आपके एनईपी 2020 हेतु कस्तूरी रंगन समिति का गठन कब किया गया था? जून 2016, जून 17, जून 18 या जून 19 में? देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के गठन के लिए एक समिति का गठन किया गया था, के कस्तूरी रंगन समिति। अब इसके गठन की बात की जा रही है कि भाई इसका जो गठन है वो कब किया गया था। तो के कस्तूरी रंगन समिति का गठन साथियों कब किया गया था? जून 2017 में ही के कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया था। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर है। देखो, अगर बात करें तो इस समिति की जो रिपोर्ट आई थी कस्तूरी रंगन समिति की, ये आई थी 31 मई 2019 को। इसमें एक अध्यक्ष था और 8 इसके अन्य सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे इसके? के कस्तूरी रंगन। इन्हीं के नाम के आधार पर इस समिति का नाम रखा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपके प्रश्न नंबर 8 है, दीक्षा राइस में राइस का पूरा नाम है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरनेट फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरनेशनल फॉर स्कूल एजुकेटर्स और राजस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो साथियों, दीक्षा राइस में जो राइस शब्द है इसका पूरा नाम प्रश्न नंबर 8 में आपको बताना है। देखो, आर से यहाँ पर राजस्थान बनता है। क्या बनता है? राजस्थान। फिर आई से इंटरफेस बनता है, फोर एस से स्कूल और ई से एजुकेटर्स बनता है। तो दीक्षा राइस में राइस का जो पूरा नाम है साथियों वो क्या है? राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। पहला विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 9 है आपके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामान्यतः अध्यापक छात्र अनुपात क्या निर्धारित किया गया है? 1:20, 1:25, 1:30 और 1:35। तो एनईपी 2020 के अंतर्गत भाई कितने छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम बात करें 2020 की, तो इसपे जो सामान्य अध्यापक छात्र अनुपात निर्धारित किया गया है साथियों, वो कितना है? 30 छात्रों पर एक अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। तो एक 30 कहाँ पर दे रखा है? तीसरे विकल्प में दे रखा है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में दूध की उपलब्धता किसके द्वारा की गई है? पिरामल फाउंडेशन के द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा, आरसीडीएफ के द्वारा और एमएचआरओ के द्वारा। तो देखो, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो गवर्नमेंट विद्यालय में चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत साथियों मिल्क पाउडर से तैयार दूध बालकों को गर्म करके चीनी मिला करके दिया जाता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो मिल्क पाउडर है उसकी उपलब्धता के बारे में प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है। और इसकी जो उपलब्धता करवाई है ये किसके द्वारा करवाई गई? आरसीडीएफ के द्वारा। थर्ड विकल्प आपके 10वें प्रश्न का सही आंसर है। आरसीडीएफ की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। इसी के द्वारा साथियों मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में दूध की उपलब्धता करवाई गई है। तो बिल्कुल थर्ड विकल्प ही 10वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है आपके, निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है। रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करनी है। में निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना, मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के विद्यालयों में, नियमित विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में। तो भाई समेकित शिक्षा की जो केंद्रित प्रायोजित योजना है निशक्त बच्चों के लिए, इसका उद्देश्य क्या है साथियों? जो नियमित विद्यालय है उनमें ही निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है। थर्ड विकल्प, नियमित विद्यालय में तभी तो वो समावेशी शिक्षा बन पाएगी। तो थर्ड विकल्प आपकी 11वें प्रश्न का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12,
बैक टू स्कूल कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 21 जून 2021, 21 अगस्त 2021, 21 सितंबर 2021 और 21 अक्टूबर 2021। तो बैक टू स्कूल जो एक उपचारात्मक कार्यक्रम है, ये कैसा कार्यक्रम है? एक उपचारात्मक कार्यक्रम। इसकी शुरुआत की बात की गई है कि भाई इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो बैक टू स्कूल कार्यक्रम जो है मित्रों, इसको शुरू किया गया था 21 जून 2021 को। पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, कोविड-19 के दौरान डिजिटल समाधान संप्रेषण अनुरेखन ऐप है दीक्षा, कोविड हेल्प, आरोग्य सेतु और डिजिटल इंडिया। तो कोविड-19 का जो दौर चला था साथियों, उसके दौरान डिजिटल समाधान के लिए संप्रेषण अनुरेखन ऐप इनमें से कौन सा है? 13वें प्रश्न का आंसर देखें तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपके विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है। एक ऐप आया था आरोग्य सेतु, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जा रही थी ऑनलाइन माध्यम से। तो थर्ड विकल्प आपके 13वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? दीक्षा पोर्टल किसने लॉन्च किया था? राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने, एनसीईआरटी ने या आरएससीईआरटी ने? तो इनमें से जिसके द्वारा दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया था, वो आपको प्रश्न नंबर 14 में देखना है। और दीक्षा पोर्टल राजस्थान सरकार ने लॉन्च नहीं किया था, ना ही एनसीईआरटी या आरएससीईआरटी ने, बल्कि दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार के द्वारा दीक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 14 का सही आंसर, सॉरी, सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। 15वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15, देखो आप सभी को पता होगा कि जो आपके एग्जाम सेंटर है वो आपको बता दिए गए हैं। आपका जो प्रवेश पत्र है जारी कर दिया गया है। कल शाम को ही प्रवेश पत्र आ चुके थे साथियों। तो आप सभी ने सेंटर देख भी लिए होंगे। साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई एग्जाम में 1.5 घंटे पहले से जो है साथियों, आपको वहाँ उपस्थित होना ही होगा। उसके बाद में फिर एंट्री नहीं दी जाएगी अंदर। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जहाँ आपका सेंटर आए कंफर्म कर ले एक बार वहाँ पर जा कर के कि भाई यही मेरा सेंटर है। और जैसे आपके अगर 9:30 बजे से पेपर है, ठीक 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 है, लेवल 1 में, और लेवल 2 में जैसे आपके जो पेपर है, तो उससे आप कम से कम 2.5 घंटे पहले वहाँ पर उपस्थित ज़रूर हो जाए साथियों, कम से कम 2.5 घंटे पहले। तो 9:30 बजे से पेपर है, तो 7 बजे आपको वहाँ पर उपस्थित होना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अपन ने इतनी सारी मेहनत की है। ऐसा नहीं हो कि बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचे और अपना माइंड जो सेट है, वो माइंड सेटअप ही बिगड़ जाए उस चक्कर में। तो जल्दी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन की बात है, आराम से, ठीक है? आप जा सकते हो वहाँ पर जल्दी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान ज़रूर रखिएगा। देखिएगा 15वां प्रश्न है, 2016 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने ई मित्र के पुराने पोर्टल को एक नया रूप दिया है, जिसे कहा जाता है एसएसओ, ई मित्र, स्वान या एनकेन। तो 15वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग है, इसने ई मित्र के पुराने पोर्टल को एक नया रूप दिया है 2016 में। साथ ही उसको क्या कहा जाता है? एसएसओ के नाम से जाना जाता है, सिंगल साइन ऑन। देखो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितनी राशि देने का प्रावधान है वर्तमान में? 3,000, 4,000, 5,000 या 6,000? गार्गी पुरस्कार कक्षा 10वीं की जो बालिकाएं हैं उनके लिए है साथियों। ये प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी को गार्गी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और टोटल राशि की अगर हम बात करें, तो टोटल इसमें कितनी राशि दी जाती है? 6,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। 16वें प्रश्न में चौथा विकल्प आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है साथियों, ए एल यू प्लस सी यू से मिलकर बनता है इनपुट डिवाइस, सीपीयू, मेमोरी यूनिट या इनमें से सभी? तो ए एल यू प्लस सी यू से मिलकर इसमें से किसका निर्माण होता है? प्रश्न नंबर 17 का आंसर देखते हैं। भाई ए एल यू प्लस सी यू से मिलकर किसका निर्माण होता है? सीपीयू का निर्माण होता है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है। देखो सीपीयू, सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट साथियों, इसी को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न अगर पूछ लिया डायरेक्टली कि भाई कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है आपके, बालिका शिक्षा फाउंडेशन के कार्य क्षेत्र है प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, कॉलेज शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा? तो जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, इसके कार्यक्षेत्र के बारे में 18वें प्रश्न में आपको बताना है।
और मित्रों 18वें प्रश्न का आंसर क्या रहेगा? जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन है इसका कार्यक्षेत्र सिर्फ प्राथमिक शिक्षा तक या उच्च प्राथमिक शिक्षा तक ही नहीं है, बल्कि इसका कार्यक्षेत्र है माध्यमिक शिक्षा तक, कॉलेज शिक्षा तक नहीं है इसका, है ना, माध्यमिक शिक्षा तक है। तो विकल्प नंबर 4 जो है आपके प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, ज्ञानवाणी है, क्या है ज्ञानवाणी? उपग्रह आधारित दूरदर्शन चैनल है, एफएम रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है, व्यक्तिगत टीवी चैनल का एक नेटवर्क है, या मनोरंजन चैनल का एक नेटवर्क है? तो ज्ञानवाणी के बारे में प्रश्न नंबर 19 में देखना है। भाई ज्ञानवाणी मनोरंजन चैनल का नेटवर्क नहीं है, व्यक्तिगत टीवी चैनल नेटवर्क टीवी चैनल तो है ही नहीं, ये तो कैसा चैनल है? रेडियो चैनल है। शैक्षिक कार्यक्रम इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं साथियों, एक एफएम रेडियो चैनल का ये नेटवर्क है। तो दूसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछ रहा है? निशुल्क साइकिल वितरण योजना का प्रारंभ किया गया कब? 2007-8 में, 2010-11 में, 2013-14 में, या 2015-16 में? तो एक योजना है, कौन सी? निशुल्क साइकिल वितरण योजना। कक्षा 9वीं में जो गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं वहाँ पर जो बालिकाएं पढ़ती है उनको इस योजना के तहत साइकिलें वितरित की जाती है निशुल्क। साथियों अगर हम बात करें इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो भाई इसका प्रारंभ हुआ था सत्र 2007-8 में। पहला विकल्प आपके 20वें प्रश्न का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की तरफ। 21वां प्रश्न देख लेंगे साथियों। 21 है आपके, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, शिशु केंद्रित है, प्रधानाध्यापक केंद्रित है, या अनुभव केंद्रित है? तो शिक्षण का जो सत्तावादी स्तर होता है, भाई सत्तावादी स्तर में एक तरह से बालकों को महत्व नहीं दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि भाई बालक की रुचि क्या है, बालक में कितनी योग्यता है, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है। इस आधार पर शिक्षण नहीं करवाया जाता है, बल्कि शिक्षक खुद के अनुसार शिक्षण करवाता है। तो फिर शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित किस पर होता है? शिक्षक पर केंद्रित होता है। 21 का पहला ही विकल्प आपका आंसर है साथियों। 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है। 35 घंटे केवल तैयारी के, 45 घंटे केवल तैयारी के, 40 घंटे केवल तैयारी के, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न में क्या लॉजिक है साथियों? मैंने आपसे कई बार ये बोल रखा है कि भाई इनमें से कोई नहीं वाला आपका आंसर नहीं होता है, लेकिन आज मैंने जान करके, हालांकि एग्जाम में होता नहीं है, लेकिन जान करके ऐसा क्वेश्चन ढाला गया है ये, क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है इसमें अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित होते हैं 45 घंटे यहाँ पर कार्य करना पड़ता है, जिसमें शिक्षण भी आ जाता है और शिक्षण के लिए जो तैयारी का समय वो भी आ जाता है। तो 35 घंटे तो हटा दो, 40 भी हटा दो। अब 45 घंटे केवल तैयारी के नहीं होते, इसमें शिक्षण और तैयारी दोनों शामिल होती है। तो फिर कौन से विकल्प पे जाना पड़ेगा? आज चौथे विकल्प पे जाना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। 45 घंटे होते हैं जिसमें तैयारी के और शिक्षण दोनों ही शामिल किए जाते हैं साथियों। क्लियर है सभी के ये? तो फिर इस प्रकार फोर्थ विकल्प सही रहेगा। हालांकि मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि एग्जाम में कोई नहीं वाला विकल्प आपका आंसर नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 को देख लेते हैं। 23 में क्या पूछ रहा है आपसे साथियों? प्रश्न नंबर 23 है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के किस अध्याय में विद्यालय एवं शिक्षकों की जिम्मेदारियों का वर्णन है? अध्याय 2 में, अध्याय 1 में, अध्याय 3 में, या अध्याय 4 में? तो आरटी 2009 का वह अध्याय जिसमें जो विद्यालय एवं शिक्षक है इनकी जो जो जिम्मेदारियां है इनका वर्णन किया गया है, वो अध्याय आपको 23वें प्रश्न में देखना है। भाई जिस अध्याय में शिक्षकों की और विद्यालयों की जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है वो कौन सा अध्याय है? अध्याय नंबर 4 है। फोर्थ विकल्प आपके 23वें प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 24 की ओर बढ़ेंगे। 24 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या है? राजस्थान के संदर्भ में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव होगा कौन? संस्था प्रधान होगा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी होगा, वरिष्ठ शिक्षक होगा, या जिला शिक्षा अधिकारी होगा? तो जो विद्यालय प्रबंधन समिति है इसमें कार्यकारिणी समिति का सदस्य सचिव पूछा गया है। भाई विद्यालय प्रबंधन समिति कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में होती है। इसमें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसका सदस्य सचिव नहीं होता है, ना ही जिला शिक्षा अधिकारी, बल्कि सदस्य सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? संस्था प्रधान कार्य करता है। जबकि इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? अभिभावकों में से कोई एक होता है साथियों। ठीक है, तो फिर 24 में आपके जो पहला विकल्प है आपका आंसर है। नेक्स्ट 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 से एन
UEPA मुख्य रूप से संबंधित है? शैक्षिक पर्यवेक्षण से, शैक्षिक संगठन से, शैक्षिक योजना से और शैक्षिक मूल्यांकन से। 25वें प्रश्न में देखो न्यूपा के बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में? न्यूपा के बारे में। और साथियों न्यूपा से संबंधित प्रश्न आए तो आपका आंसर रहेगा शैक्षिक योजनाएं। शैक्षिक योजनाएं बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? न्यूपा के द्वारा किया जाता है। 25 का जो थर्ड विकल्प है आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 को देखेंगे। 26वें प्रश्न को देखें तो 26 में क्या है? यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय है। आईसीटी इसका विषय था। बोझ रहित शिक्षा इसका विषय था। भार सहित शिक्षा इसका विषय था, या प्रसारण के माध्यम से शिक्षा इसका विषय था। तो सबसे पहले लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा के बारे में यशपाल समिति के द्वारा बताया गया था साथियों। अर्थात यशपाल समिति रिपोर्ट जो 1993 में आई थी, इसका विषय कैसा था? बोझ रहित शिक्षा का था। दूसरा विकल्प आपके 26 का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27वां प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 27 में क्या है? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 25 जून 1995 में, 25 जुलाई 95 में, 25 अगस्त 1995 में, या 25 सितंबर 1995 में? तो इनमें से देखो 1995 तो चारों ही विकल्प में है, मतलब 1995 में तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। लेकिन कौन से महीने में हुई थी साथियों? 27 का आंसर देखते हैं। तो 25 अगस्त 1995 को ही भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत की गई थी। थर्ड विकल्प आपके 27वें प्रश्न का आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। 28 है आपके, कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण नहीं है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी और नॉन वोल्टाइल मेमोरी। साथियों द्वितीयक मेमोरी का जो उदाहरण नहीं है, द्वितीयक मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है ये? स्थायी मेमोरी। आपके आईसीटी के अंतर्गत ये प्रश्न आते हैं। तो जो हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, डीवीडी है, इनमें हम चीजों को सेव करके बिल्कुल सही से उनको अच्छे से रख सकते हैं साथियों। ये सभी द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं जो स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन नॉन वोल्टाइल जो मेमोरी है ये द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत नहीं आती है। तो विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। 29 में क्या पूछ रहा है? कंप्यूटर का कार्य कितने भागों में संचालित होता है? एक भाग में, दो भागों में, तीन भागों में, या चार भागों में? तो जो कंप्यूटर का कार्य होता है ये जितने भागों में संचालित होता है वो भाग आपको 29 में देखना है। साथ ही 29वें प्रश्न का आंसर देखें तो प्रश्न संख्या 29 में जो विकल्प नंबर 2 है यही आपका आंसर है। कंप्यूटर का जो कार्य है ये दो भागों में संचालित होता है। कितने भागों में? दो भागों में। सेकंड विकल्प आपके 29वें प्रश्न का सही आंसर है। देखिए कौन कौन से वो दो भाग होते हैं, एक तो हार्डवेयर में और एक सॉफ्टवेयर में। क्लियर है सभी के ये भी? तो चलिए 30वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 30 को देख लेते हैं। राजस्थान में एजुकेशन सैटेलाइट का आरंभ शिक्षा संकुल जयपुर से कब किया गया था? 22 अप्रैल 2005 को, 22 अप्रैल 2006 को, 22 अप्रैल 2007 को, या 22 अप्रैल 2008 को? तो राजस्थान में एजुकेशनल सैटेलाइट की बात की जा रही है। कहाँ से किया गया था साथियों एजुकेशनल सैटेलाइट का आरंभ? शिक्षा संकुल जयपुर से किया गया था। लेकिन बात ये पूछी जा रही है प्रश्न नंबर 30 में कि भाई कब किया गया था। तो प्रश्न नंबर 30 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में 22 अप्रैल 2006 को ही राजस्थान में एजुकेशनल सैटेलाइट का आरंभ किया गया था। कहां से? शिक्षा संकुल जयपुर से। दूसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न का आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। तो 31 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में क्या है? राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, या 4 वर्ष का? तो भाई देखो महिला कर्मचारियों की बात की जा रही है, वो भी कौन से राज्य की? राजस्थान की। अपने पूरे सेवा काल में, मतलब कोई महिला कर्मचारी है, गवर्नमेंट जॉब करती है। तो मित्रों देखो गवर्नमेंट जॉब वाले जो कर्मचारी होते हैं वो दो से अधिक उनके संतानें नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट का ऐसा रूल है। तो इनके लिए गवर्नमेंट ने उनकी देखभाल के लिए अवकाश भी देती है गवर्नमेंट। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। दूसरा विकल्प आपके 31वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 32 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 32, स्थूल वस्तु का माध्यम नहीं है कंप्यूटर,
पोस्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर या मॉनिटर। तो इनमें से जो स्थूल वस्तु का माध्यम नहीं है वो आपको 32 में देखना है, 20 क्या सॉरी 32 में। तो देखो, मॉनिटर भी स्थूल वस्तु है, ओवरहेड प्रोजेक्टर भी स्थूल वस्तु है और कंप्यूटर भी स्थूल वस्तु है। स्थूल वस्तु के अंतर्गत जो मशीनीकरण वाली चीजें होती है, ठीक है, वो उन चीजों को शामिल किया जाता है। लेकिन पोस्टर जो है ये स्थूल वस्तु में नहीं आएगी। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। तो 33 को देखेंगे, प्रश्न नंबर 33। अच्छा लगे वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। देखिएगा 33वें प्रश्न को, स्मार्ट विलेज की घोषणा कौन से बजट में की गई? 2012-13 के बजट में, 2014-15, 2017-18 या 2020-21? तो इनमें से स्मार्ट विलेज की जो घोषणा है ये जिस बजट में की गई थी वो कौन सा बजट है साथियों? सन 2017-18 में ही स्मार्ट विलेज की घोषणा की गई थी। थर्ड विकल्प आपके 33वें प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं साथियों। 34 में क्या है? आईसीटी को परिभाषित किया गया है। चार विकल्प देखिएगा। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, दूसरा है विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सर्जन, प्रसार, संग्रहण तथा प्रबंधन किया जा सके। तीसरा है इंटरनेट का उपयोग करते हुए छात्रों द्वारा सूचना और संप्रेषण तकनीकी का उपयोग। और चौथा है सूचना एवं संप्रेषण के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग। तो सबसे बेस्ट विकल्प जो है वो आपको देखना है भाई 34 में। नॉर्मली आईसीटी का अर्थ किससे लिया जाता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो ये तो इसका पूरा नाम है, ये परिभाषा नहीं है साथियों इसकी। 34वें प्रश्न का आंसर देखें तो दिए गए विकल्पों में से सबसे बेस्ट विकल्प इनमें से कौन सा है? आपके जो दूसरा विकल्प है, विभिन्न तकनीकी उपकरण तथा संसाधन के रूप में जिससे सूचनाओं का संप्रेषण, सृजन, प्रसार, संग्रहण और प्रबंधन किया जा सके। ये सबसे बेस्ट विकल्प है, सारी चीजें इसमें दे रखी है, इस वजह से सेकंड विकल्प आपके 34 का आंसर होगा। 35 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 35वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग, कृषि, एमएसएमई और वस्त्र। तो जो केंद्रीय बजट है इसमें एक योजना घोषित की गई थी, मित्रा योजना साथियों। 35वें प्रश्न का आंसर देखे, मैंने एक क्वेश्चन को करवाया था तो इस पे रिपोर्ट भी आई थी कि भाई सर इसका जो आंसर है ये कृषि रहेगा। तो भाई मित्रा योजना का संबंध कृषि से नहीं है, टेक्सटाइल से है। टेक्सटाइल मतलब वस्त्रों से है साथियों। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36 की तरफ। 36 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछ रहा है? संचार उपग्रह भूमध्य रेखा से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? 18,000 किलोमीटर, 27,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर या 45,000 किलोमीटर? जो संचार उपग्रह होते हैं ये जो भूमध्य रेखा है इससे कितनी ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं साथियों? प्रश्न संख्या 36 का आंसर बताइए। 36 में कौन सा विकल्प चुनोगे आप? तो आंसर देखें कि भाई 36वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो जो संचार उपग्रह होता है ये भूमध्य रेखा से कितनी ऊंचाई पर स्थित होते हैं साथियों? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 37 की तरफ। 37 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान एफएलएन पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? विज्ञान व तकनीकी मंत्रालय ने किया, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया, संसदीय कार्य मंत्रालय ने किया या शिक्षा मंत्रालय ने किया? तो सीधी सी बात है, यूं पूछ रहे प्रश्न कि भाई जो एफएलएन है इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? 37वें प्रश्न का आंसर देखते हैं। तो भाई इसका जो प्रारंभ है ये किसके द्वारा किया गया साथियों? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ही एफएलएन का प्रारंभ किया गया। फोर्थ विकल्प आपके 37वें प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 38 की तरफ। तो 38 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, मालवेयर का और इनमें से कोई नहीं? तो देखो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है ये किसका उदाहरण है? प्रश्न संख्या 38 में बताओ भाई। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर मालवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं होता है बल्कि ये एक हार्डवेयर होता है साथियों, माइक्रो प्रोसेसर। प्रथम विकल्प आपके 38वें प्रश्न का आंसर है। अब सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 39 को देखेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करना, ठीक है, कि भाई 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को आपने सही किया है।
तो इनमें से कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है? पालनहार योजना, चिराली योजना, धन लक्ष्मी महिला समृद्धि योजना और मिशन ग्राम्य शक्ति योजना। तो इनमें से जो योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित नहीं है वो योजना आपको 39वें प्रश्न में बतानी है। साथियों, मिशन ग्राम्य शक्ति, धन लक्ष्मी महिला समृद्धि योजना और चिराली योजना, तीनों ही योजनाओं का संबंध महिला सशक्तिकरण से है, लेकिन पालनहार योजना का संबंध महिला सशक्तिकरण से नहीं है। तो विकल्प एक आपके प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर है। पालनहार योजना तो इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस बच्चे को इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आज का अंतिम और 40वां प्रश्न देख लेते हैं। पूरी सावधानी से पेपर बनाए जाते हैं। बाई चांस अगर किसी प्रश्न में कोई त्रुटि लगे तो उसके लिए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो साथियों। अगर वास्तव में सही है तो बिल्कुल उसमें सुधार भी किया जाएगा। अंतिम और 40वां प्रश्न देख लेते हैं। आरटीई 2009 का सबसे बड़ा अध्याय इनमें से कौन सा है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 या अध्याय 4? तो इनमें से जो आरटीई 2009 का सबसे बड़ा अध्याय है वो इनमें से कौन सा अध्याय है साथियों? जो अध्याय नंबर 4 है वो ही आरटीई 2009 का सबसे बड़ा अध्याय है, क्योंकि इसमें धारा 12 से लेकर के धारा 28 तक की जो धाराएं हैं वो इसमें देखने को मिलेगी। कौन सा अध्याय में? अध्याय नंबर 4 में। बिल्कुल फोर्थ विकल्प ही 40वें प्रश्न का सही आंसर है। कंप्लीट होता है आज का ये पहला पेपर। इसके बाद विद्यालय विषय जिसमें आपके हिंदी, सामाजिक विज्ञान, साइकोलॉजी के प्रश्न, शिक्षण विधियों के प्रश्न दोनों लेवल के लिए रहेंगे साथियों, तो उसको भी जरूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।